Hello students, welcome to our Dan Vasco School and myself Sanjeev Kumar Patel. Today we are going to start next lecture of the class 10th life process. बेसिकली जो लास्ट लेक्चर था उसमें हम क्या डिस्कस कर रहे थे, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम डिस्कस कर रहे थे। क्या डिस्कस कर रहे थे? ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। और उस ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के जो पार्ट्स होते हैं, दो पार्ट्स हमने डिफाइन किया था, एक एलिमेंट्री कैनाल था, दूसरा डाइजेस्टिव ग्लैंड। उन दोनों पार्ट्स को हमने क्लियरली डिस्कस कर लिया कि एलिमेंट्री कैनाल क्या है और डाइजेस्टिव ग्लैंड क्या है। तो चलिए लेक्चर को आगे प्रोसीड करते हैं। एलिमेंट्री कैनाल को हम डिटेल में स्टडी करेंगे। आज का बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है क्योंकि इसमें हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, एलिमेंट्री कैनाल को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए फटाफट हेडिंग डालिए। क्या लगाओगे हेडिंग? एलिमेंट्री कैनाल। चलो फटाफट हेडिंग डालिए, एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है? देखिए एलिमेंट्री कैनाल क्या है। एलिमेंट्री कैनाल के केस में सबसे पहली चीज अगर डिस्कस करें कि एलिमेंट्री कैनाल एक्चुअल में होता क्या है, व्हाट इज द एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल क्या है? देखो एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है, नाम से ही क्लियर है। एलिमेंट्री कैनाल में क्या है, ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है दैट इज एक्सटेंड फ्रॉम माउथ टू एनस। तो सबसे पहला पॉइंट लिखिएगा कि एलिमेंट्री कैनाल जो है इट एक्सटेंड्स फ्रॉम माउथ टू एनस। ये माउथ से एनस तक क्या होता है, एक्सटेंड हो रहा होता है। वही हमने लिखा, इट एक्सटेंड्स फ्रॉम माउथ टू एनस। माउथ से लेकर के एनस तक क्या होगा, एक्सटेंड हो रहा होगा। दूसरी चीज अगर हम बात करें एलिमेंट्री कैनाल के केस में कि जो एलिमेंट्री कैनाल होता है, ये एलिमेंट्री कैनाल बेसिकली फंक्शन क्या होता है एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल डाइजेशन का सबसे इंपॉर्टेंट है। इसे हमने कहा कहां से कहां एक्सटेंड होता है, आपके माउथ से लेकर के एनस तक एक्सटेंड होता है। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे माउथ। तो फर्स्ट हेडिंग इसमें डालिए माउथ। क्या हेडिंग डालेंगे? माउथ। देखो इसमें सबसे पहले चीज कि ये क्या होता है, ये कवर्ड होता है, कवर्ड बाय टू जा। ये दो जा से कवर्ड होता है। एक अपर जा होता है और एक लोअर जा होता है, जिससे क्या होता है अंदर के साइड एक कैविटी बनती है जिसे हम ओरल कैविटी, बकल कैविटी या क्या कह रहे होते हैं, माउथ कह रहे होते हैं। सबसे पहले लिख लीजिएगा कि इट फॉर्म्ड बाय टू जा, फर्स्ट लोअर जा, दो जा से बनेगा। द फर्स्ट वन इज लोअर जा एंड सेकेंड वन इज अपर जा। तो दो जाज होते हैं, लोअर जा और अपर जा। अब जो ये दो जा से बन रहा है, दो जा से कंस्टिट्यूट हो रहा है लोअर जा अपर जा। ये जो लोअर जा होता है और अपर जा, ये दोनों क्या करते हैं, आप खुद सोचो। आप ये लोअर जा है और ये अपर जा है। अब ये जो लोअर जा और अपर जा है, इसमें अगर आप देखो तो बीच में क्या हो रहा है, एक कैविटी फॉर्म होती है। तो इन दोनों से किसका फॉर्मेशन होता है, एक कैविटी का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है, कैविटी का फॉर्मेशन होता है। और इसी कैविटी को हम क्या कहते हैं, ओरल कैविटी कहते हैं। क्या कहते हैं, ओरल कैविटी कहते हैं, या क्या कह रहे होते हैं, बकल कैविटी कहते हैं। क्या कहते हैं, बकल कैविटी। तो इसी कैविटी को हम क्या कहते हैं, ओरल कैविटी कहते हैं या बकल कैविटी कहते हैं। बात समझ में आई। और यहीं पर लिप्स होते हैं, ठीक है। क्या कह सकते हो कि फॉर्म्ड बाय टू लिप्स। ये क्या होता है, ऐसे डायरेक्ट लिख लो, दो लिप्स के थ्रू क्या होता है, कवर्ड होता है। एक अपर वाला होता है और एक क्या होता है, लोअर वाला। दूसरी चीज, ये बात तो समझ में आ गई, लोअर जा अपर जा मिलके कैविटी बना रहे हैं, जिस कैविटी को हम क्या कहते हैं, ओरल कैविटी या बकल कैविटी कहते हैं, ठीक है। इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, लिख लीजिए, या इट हैव टू पार्ट्स, या डायरेक्ट लिखिए इट कंसिस्ट ऑफ mouth, sorry, it consists of teeth
एंड चंग। ये दो कंपोनेंट से बनता है, टीथ और टंग से मिलकर बना होता है। सबसे पहली बात समझ में आई कि माउथ का फॉर्मेशन दो जा, अपर जा, लोअर जा से होगा। दोनों जा से एक कैविटी बनेगी, दैट कैविटी इज कॉल्ड ओरल कैविटी या बकल कैविटी। इसमें दो चीजें पाई जाएंगी, एक टीथ पाया जाएगा और एक क्या होगा, टंग, जो इसको क्या कर रहा होगा, फॉर्म कर रहा होगा। बात समझ में आई? इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे प्रोसीड करते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, आगे प्रोसीड करते हैं। देखो ये तो हो गया कि किससे किससे बना है, टीथ से और टंग से। तो अपने को इसमें दो कंपोनेंट्स पढ़ने हैं माउथ में। पहला टीथ स्टडी करेंगे और फिर क्या स्टडी करेंगे, टंग स्टडी करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं टीथ से। फर्स्ट आ जाएगी टीथ। देखो सबसे पहली चीज कि ये क्या होता है, इट इज द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी। ये हार्डेस्ट पार्ट होता है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो जो टीथ होता है ये बेसिकली किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर च्यूइंग ऑफ फूड। ठीक है, ये फूड को च्यूइंग करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो सबसे पहले लिख लीजिए कि इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर chewing of food which promote the formation of bolus। किसको प्रमोट करता है, ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, फूड को च्यूइंग करने के लिए। जो किसको प्रमोट करता है, बोलस के फॉर्मेशन को प्रमोट करता है। किसको प्रमोट करता है, बोलस के फॉर्मेशन को प्रमोट कर रहा होता है। दूसरी चीज अगर हम बात करें कि जो टीथ होता है ये बेसिकली, जो टीथ होता है ये बेसिकली करता क्या है, च्यूइंग तो कर ही रहा है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो जो हम लोग में टीथ पाया जाता है वो कैसा होता है, डाइफोडेंट होता है। क्या होता है, डाइफोडेंट मींस क्या कि पहले हम लोग में जब स्मॉल एज होती है या क्या कहते हैं बिफोर मैच्योरिटी से पहले कौन सा टीथ आता है, मिल्क टीथ आता है। कौन सा टीथ आता है, मिल्क टीथ आता है। फिर यही टीथ रिप्लेस कर दिया जाता है किसके थ्रू, बाय द परमानेंट टीथ के थ्रू। किसके थ्रू किया जाता है, बाय द परमानेंट टीथ के थ्रू। ठीक है, तो टीथ जो है वो फूड को च्यूइंग करने में प्रमोट करेगा, च्यूइंग करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। किसी चीज को टीयर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, फाड़ने के लिए रिस्पॉन्सिबल, चीजें फाड़ने के लिए, च्यूइंग करने के लिए, ग्राइंडिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये सब फंक्शन होता है। ठीक है, दूसरी चीज अगर हम बात करें कि जो टीथ है ये हम लोग के केस में कैसा होता है, डाइफोडेंट होता है। मतलब दो टाइप से एग्जिस्ट कर रहा होता है, एक मिल्क टीथ होता है और एक क्या होता है, डिसिडुअस टीथ होता है। सॉरी, मिल्क टीथ होता है और एक क्या होता है, परमानेंट टीथ होता है। अब जो मिल्क टीथ होता है ये क्या होता है, जब मैच्योरिटी पे जाता है, कोई भी ह्यूमन जब मैच्योरिटी पे जाता है, मैच्योरिटी पे या क्या कह सकते हैं एज इंक्रीज होती है, तो वो क्या होता है, परमानेंट टीथ के थ्रू ये मिल्क वाला टीथ क्या हो जाता है, रिप्लेस हो जाता है। क्या हो जाता है, रिप्लेस हो जाता है। बात समझ में आई आता है। दूसरी चीज अगर हम टीथ की बात करें कितने टाइप का टीथ होता है, तो देयर आर फोर टाइप ऑफ टीथ। कितने टाइप्स होते हैं टीथ के, 4 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से, इंसीजर, पहला क्या होता है, इंसीजर। दूसरा क्या होता है, कैनाइन। क्या होता है, कैनाइन। तीसरा क्या है, प्रीमोलर। क्या है, प्रीमोलर। और चौथा क्या होता है, मोलर। तो 4 टाइप के टीथ होते हैं, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। इंसीजर जो होता है इसको किससे डिनोट करते हैं, आई से। जो कैनाइन होता है इसको सी से। जो प्रीमोलर होता है इसको पीएम से। और जो मोलर होता है इसको एम से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो 4 टाइप के टीथ, यहाँ पे 4 टाइप्स के टीथ एग्जिस्ट कर रहे हैं, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और
मोलर। अब यहाँ पे हम बात करें कि जब परमानेंट टीथ हो जाता है तो टोटल पर्सन में टीथ कितने होते हैं? 32 टीथ होते हैं। ठीक है, अब ये कैसे होते हैं इस चीज को डिस्कस करते हैं, कैसे और कैसा अरेंजमेंट होता है। ठीक है, इसको पहले नोट डाउन करो, फिर हम आगे प्रोसीड करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया आपने इसका, आगे प्रोसीड करते हैं। तो अभी तक हमने क्या बताया कि टीथ बेसिकली क्या करने के लिए, च्यूइंग करने के लिए रिस्पांसिबल होता है, जो किसका फॉर्मेशन करता है? बोलस का फॉर्मेशन करता है। किसका फॉर्मेशन करता है? बोलस का। इसके साथ साथ जो टीथ होता है दो टाइम के लाइफ स्पैन में दो टाइप से एग्जिस्ट कर रहा होता है। स्टार्टिंग में जो बर्थ के बाद फॉर्म होता है 2 to 3 मंथ में, 3 मंथ के बाद 4 मंथ के बाद फॉर्म होता है, वो क्या था? मिल्क टीथ। और जब हम मैच्योरिटी पे जाने लगते हैं तो वही टीथ रिप्लेस हो जाता है, किसके थ्रू हो जाता है? परमानेंट टीथ। और वही क्या होता है? परमानेंटली बना होता है हमारे। दूसरी चीज हमने बताया टीथ 4 टाइप्स के होंगे, एक इंसीजर होगा, दूसरा कैनाइन होगा, तीसरा प्रीमोलर होगा, चौथा मोलर होगा। अब इसका अरेंजमेंट कैसे होता है देखो, पहली चीज तो यहां लिखो कि जो टीथ होते हैं वो क्या होते हैं? सॉकेट्स ऑफ जॉ में, क्या? सॉकेट्स ऑफ जॉ में एम्बेडेड होते हैं। ठीक है, सॉकेट बने होते हैं हमारी जॉ को। जॉ जो होता है, ये जो जॉ है, इस जॉ में गम एग्जिस्ट कर रहा है ना, वहां पे एक सॉकेट्स बने होती है, उसी सॉकेट के अंदर टीथ क्या होता है? एम्बेडेड होता है। बात समझ में आई? तो यहां पे लिख लीजिएगा कि टीथ आर या टीथ एम्बेडेड इन सॉकेट्स ऑफ जॉ। ठीक है, जो टीथ होता है वो क्या होता है? एम्बेडेड होता है किसमें? सॉकेट्स ऑफ जॉ में, जॉ के सॉकेट्स में एम्बेडेड होता है। बात समझ में आई? इस चीज को हम क्या कहते हैं? थिकोडेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? थिकोडेंट कहते हैं। दूसरी चीज हमने बताया यहाँ पे, अभी हमने बताया था कि माउथ 2 जा से बनेगा, एक लोअर जा से, एक अपर जा से। और लोअर जा अपर जा को क्या कहते हैं? इसको अगर हम बायो के फॉर्म में कहें तो क्या कह सकते हैं? मैंडिबल मैक्सिला। क्या होता है? मैंडिबल मैक्सिला। ठीक है, लोअर जा को हम क्या कहेंगे? मैंडिबल। और जो अपर जा होगा क्या कहेंगे? मैक्सिला कहेंगे। दो होता है मैंडिबल मैक्सिला। दूसरी चीज यहां पे देखो, हम ये आपका क्या है? मान लीजिए सपोज दिस इज अ लोअर जा, ये क्या एग्जिस्ट कर रहा है? दैट इज अ लोअर जा। ये क्या एग्जिस्ट कर रहा है? लोअर जा। अब इस जा में कितने चैम्बर्स होते हैं? एक जा में, लोअर जा में 2 चैम्बर्स होते हैं। कितने चैम्बर्स होते हैं? 2 चैम्बर्स। तो लोअर जा में कितने चैम्बर्स हैं? देयर आर 2 चैम्बर्स। कितने चैम्बर्स होते हैं लोअर जा में? 2 चैम्बर्स होते हैं। 2 चैम्बर्स होते हैं लोअर जा में। इसके साथ साथ इसी के रिस्पेक्ट में, लोअर जा के रिस्पेक्ट में अपर जा भी तो होगा, वहां पे कितने चैम्बर्स होंगे? 2 चैम्बर्स। मतलब टोटल कितने चैम्बर्स होते हैं? टोटल 4 चैम्बर्स होते हैं। कितने चैम्बर्स होते हैं? टोटल 4 चैम्बर्स। ठीक है, कितने चैम्बर्स होते हैं? 4 चैम्बर्स होते हैं। ठीक है, 2 किसमें है? 2 चैम्बर्स इन लोअर जा। और इसी तरह क्या होंगे? अपर जा में, जो अपर जा होगा उसमें कितने चैम्बर्स होते हैं? अपर जा में भी 2 चैम्बर्स प्रेजेंट होंगे। कितने चैम्बर्स प्रेजेंट होंगे? 2 चैम्बर्स। और टोटल कितना होगा? 4 चैम्बर एग्जिस्ट करेगा। अब देखो यहाँ पे, यहीं पे क्या होता है? सॉकेट्स ऑफ जा बना होता है। इसे रैंडमली बना रहा हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये सॉकेट्स ऑफ जा बने होते हैं। 5 6 7 8। अभी डाउट क्रिएट हो सर 8 8 क्यों बना रहे हो? देखो यहाँ पे ये सॉकेट्स ऑफ जा है। अभी मैंने कहा कि यहाँ पे 4 टाइप्स के जॉ होते हैं। क्या होते हैं? इंसीजर, कैनाइन, कौन कौन से हैं? इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। ठीक है, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। दूसरी चीज यहां पे मान लो यहां पे क्या है? एक टीथ प्रेजेंट है, इंसीजर, ये 2 एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक, ये एक क्या एग्जिस्ट कर रहा है? ये दो क्या हो गया? इंसीजर हो गया मान लो। ये क्या हो गया आपका? एक कैनाइन हो गया। ठीक है, अब इसके बाद क्या हो गया? ये जो 2 है ये क्या हो गए? प्रीमोलर हो गए। और ये 3 जो होते हैं ये क्या होते हैं? मोलर होते हैं। बात समझ में? ध्यान से देखो, ये क्या हो गया आपका? दोनों, ये 2 क्या हो गए? इंसीजर। ये 2 जो है ये 2 एग्जिस्ट कर रहे हैं
ये क्या हो गए, इंसीजर हो गए, ठीक है। उसके बाद ये जो एग्जिस्ट कर रहा है ये क्या हो गया, कैनाइन हो गया, ठीक है। फिर ये जो है ये दोनों क्या हो गए, प्रीमोलर हो गए, और ये तीनों क्या हो गए, मोलर हो गए। क्या हो गए, मोलर। तो ये है इंसीजर, दो इंसीजर है, एक कैनाइन है, एक कैनाइन है, और दो क्या है, प्रीमोलर है, और तीन क्या है, मोलर है। बात को समझो, हमने क्या कहा कि इस चैम्बर में, एक चैम्बर में, फर्स्ट चैम्बर में यहां पे लिख लो कि फर्स्ट चैम्बर में कितने इंसीजर हैं। फर्स्ट चैम्बर में इंसीजर कितने हैं, दो हैं। इंसीजर कितने हैं, दो। कैनाइन कितना है, एक है। कैनाइन कितना है, एक। प्रीमोलर कितना है, तीन, सॉरी दो, और मोलर कितना है, तीन। यही तो बताएं। तो एक चैम्बर में अगर इन सब को ऐड करते हैं अपन तो कितना होगा, देखो 2 1 3 3 2 6 6 3 8, सॉरी 8 हो गया ना, 2 1 3 सॉरी 2 1 3 और 3 2 5 5 3 8, टोटल कितना हो गया, टोटल आपका हो गया फर्स्ट चैम्बर में टोटल टीथ कितने हो गए, 8। इस चैम्बर में, फर्स्ट चैम्बर में टोटल टीथ कितने हो गए, 8। दो यहाँ पे, एक यहाँ 3, और दो ये 5, और ये दो, ये 3 है, पर ये 3 कर लो, ये 3 है। टोटल कितना हो गया, 8। तो फर्स्ट चैम्बर में कितने हैं, 8 टीथ एग्जिस्ट कर रहे हैं। बात समझ में आएगी, बहुत अच्छी चीज है। इस चीज को कॉन्सेप्ट को याद करो तो डेंटल फार्मूला नहीं याद करना पड़ेगा, बहुत इजी पड़ेगा। आप बस इतना याद रखो कि एक चैम्बर में कितने टीथ हैं, 8 टीथ हैं। पहले 2 इंसीजर, एक कैनाइन, 2 प्रीमोलर और 3 मोलर, यही तो बताया। अब देखो दूसरी चीज, अब अगर फर्स्ट चैम्बर में कितने टीथ हैं, 4 टीथ हैं, सॉरी 8 टीथ हैं। अगर फर्स्ट चैम्बर में 8 टीथ हैं तो सेकंड चैम्बर में भी कितने होंगे, 8 टीथ होंगे। थर्ड चैम्बर में भी कितने होंगे, 8 टीथ होंगे, और फोर्थ चैम्बर में भी कितने टीथ होंगे, 8 टीथ होंगे। तो अगर हम क्या करें, ये 4 चैम्बर, अगर हम 4 चैम्बर्स की बात करें या ऑल चैम्बर्स की बात करें तो सभी चैम्बर के लिए अगर नंबर ऑफ टीथ निकालना है तो क्या करेंगे, 8 मल्टीप्लाई बाई 4 कर देंगे, कितना आ जाएगा, 32। कितना आ गया, 32। तो बात समझ में आई, एक चैम्बर में 8 टीथ थे, तो 4 चैम्बर है तो 4 into 8 कर दिया, कितना आ गया, 32। मतलब टोटल नंबर ऑफ टीथ कितना आ गया, 32। ठीक है, तो कितने टीथ थे, 32। परमानेंट टीथ के केस में टोटल कितने टीथ हो गए, 32। तो 4 चैम्बर्स थे, तो एक चैम्बर में 8 टीथ थे, तो 4 8 जा कितना हो गया, 32। टोटल नंबर ऑफ टीथ कितने आ गए, 32 आ गए। बात समझ में, 4 चैम्बर कहां से समझ में आया, लोअर जा में 2 चैम्बर, तो इसी तरह से अपर जा में तो 2 चैम्बर होंगे, तो टोटल कितने चैम्बर्स हो गए, 4 चैम्बर्स हो गए, नहीं हो गए, 4 चैम्बर हो गए ना। तो 4 चैम्बर, एक चैम्बर में कितना टीथ है, अभी बताया आपने, एक चैम्बर में कितना टीथ है, 8 टीथ है, 4 चैम्बर्स में कितने टीथ जाएंगे, 32 टीथ हो जाएंगे। बस बात समझ आई, कोई दिक्कत याद है, इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे प्रोसीड करते हैं कि ये जो टीथ है, अलग अलग टीथ का फंक्शन क्या है और कौन सी टीथ क्या फंक्शन शो करते हैं, कितना नंबर होता है, ये चीज डिस्कस करते हैं। फिर हम डेंटल फॉर्मूला पे आएंगे, इसको नोट डाउन करिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, आगे प्रोसीड करते हैं। चलो ये तो यहां तक हो गया। अब आगे क्या है, हमने कहा कि टीथ कितने टाइप्स के होते हैं, टोटल टीथ हमें बताना, टीथ टोटल कितने टाइप्स के होंगे, ये 4 टाइप्स के होंगे। कौन कौन सा बताया था, अरे 4 टाइप कौन कौन सा बताया था भाई, देखो यहाँ पे 4 टाइप्स होंगे। कौन कौन से, इंसीजर होगा, कैनाइन होगा, प्रीमोलर होगा, लास्ट क्या होगा, मोलर होगा। तो फर्स्ट क्या है, दैट इज इंसीजर। दूसरा क्या है, दैट इज कैनाइन। थर्ड क्या है, दैट इज
प्रीमोलर और फोर्थ क्या, दैट इज मोलर। ठीक है, तो 4 है इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर। इसको थोड़ा ऊपर कर लो, डिस्टेंस बढ़ जाएगा दोनों के बीच। 4 टाइप्स बताया, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। 4 टाइप्स है इसके। अब देखो यहाँ पे जो इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर या मोलर एग्जिस्ट कर रहा है, इसके केस में अगर देखा जाए कि जो इंसीजर होता है, इंसीजर, इसके कितने नंबर्स होते हैं, तो ये बताया था एक चैम्बर में, फर्स्ट चैम्बर में टोटल नंबर ऑफ टीथ कितने होते हैं। फर्स्ट चैम्बर में टोटल नंबर ऑफ टीथ 2 बताया था भाई, अभी बताया हूं। ऐसे कहीं लिख लो, ना डाउट हो रहा हो तो इसे लिख लो, ICPM या PM डायरेक्ट लिखो, PM। ये इंसीजर, ये कैनाइन, ये प्रीमोलर, ये मोलर। इंसीजर कितना था अभी 2, कैनाइन कितना था 1, प्रीमोलर कितना था 2, मोलर कितना था 3। लिख लिया आपने, इंसीजर कितना था 2, कैनाइन 1, प्रीमोलर 2 और मोलर 3। ये तो था 21। अब यहाँ पे देखो, इंसीजर अगर एक चैम्बर में, फर्स्ट चैम्बर में 2 है, तो 4 चैम्बर में कितना होगा, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 होगा टोटल इंसीजर। तो टोटल इंसीजर कितना हो गया, 8 हो गया। इसी तरह कैनाइन के लिए देखो, कैनाइन अगर कैनाइन 1 है, तो अगर 4 चैम्बर में देखोगे तो मल्टीप्लाई बाय 4 कर दोगे, तो टोटल कितना हो गया, कैनाइन 4 हो गया। तीसरा है प्रीमोलर, प्रीमोलर कितना है, प्रीमोलर आपका 2 है, तो 2 4 चैम्बर में देखोगे तो मल्टीप्लाई बाय 4 इक्वल टू 8 हो गया। अब मोलर कितना है 3, मोलर कितना है 3, तो मल्टीप्लाई बाय 4, क्योंकि 4 चैम्बर का निकालना है ना, तो मल्टीप्लाई बाय 4, तो 4 3 जा 12 हो गया। अब टोटल कितना हो गया, टोटल कितना होगा, तो टोटल अगर आप जोड़ रहे होगे तो 32 के नियर अबाउट आना होगा। 8 4 12 12 2 जा 24, 24 और 6 कितना होगा 30 और 2 32, तो टोटल नंबर ऑफ टीथ कितना निकल गया 32। बात समझ आई, निकला कि नहीं निकला यार, समझ में आया, ऐसे रटने की जरूरत नहीं, बस ऐसे आप निकाल लेना। वैसे याद रहता है फॉर्मूला है कि 21 से 21 से, अभी डेल्टा फॉर्मूला लिखाऊंगा तो बताऊंगा 21 से 21 होता है, कुछ खास नहीं। तो इंसीजर कितना था 2 था, 4 चैम्बर का लिया तो 4 हो गया, मल्टीप्लाई बाय 4 8 हो गया। कैनाइन कितना था 1, 4 चैम्बर का लिया तो मल्टीप्लाई बाय 4 4 हो गया। प्रीमोलर कितना था 2, मल्टीप्लाई बाय 4 किया तो 8 हो गया। अब मोलर कितना था 4 चैम्बर, एक चैम्बर में 3 और 4 चैम्बर में अगर देखें तो 3 into 4, तो कितना आ गया 12। टोटल आपने ऐड किया तो कितने टीथ आ गए 32। बार बार कह रहा हूं भाई ये परमानेंट टीथ है, ये परमानेंट टीथ की बात कर रहा हूं, ठीक है ना। ये मैच्योरिटी आने के बाद निकाल रहे हैं, मैच्योरिटी आने से पहले नहीं, बर्थ का नहीं देख रहे हैं इस समय, ठीक है। ये केवल मैच्योरिटी बेसिस पे देखा जा रहा है, ठीक है। जब पर्सन ह्यूमन बीइंग मैच्योर हो चुका उस टाइम की बात की जा रही है, उससे पहले की कोई बात ही नहीं है यहाँ पे। बात समझ आई। चलो दूसरी चीज, ये तो क्या हो गया अपना इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर के केस में हो गया, ठीक है। अब इसके बाद क्या हो सकता है, समझो इस चीज को। देखो इसके बाद भी बहुत चीजें हो सकती हैं। अब तो ये तो कह दिया सर आपने, ये तो बता दिया कितने कितने होंगे, अब आप तो ये तो बताओ फंक्शन क्या क्या होगा। तो फंक्शन भी कुछ खास नहीं है, देखो यहाँ पे सबके केस में फंक्शन देखते हैं। देखो इंसीजर का क्या होता है, इंसीजर का काम क्या होता है, क्रश करना होता है, ठीक है, करना होता है। जो कैनाइन होता है इसका काम क्या होता है, टीयर करना होता है, किसी चीज के फाड़ने में यूज किया जाता है, ठीक है। ये जो होता है आपका, ये 2 दांत छोड़ के यहाँ पे जो आता है नुकीला सा निकला होता है कैनाइन, वो फाड़ने के काम में आता है। तीसरी चीज जो प्रीमोलर होता है, ये प्रीमोलर का फंक्शन क्या है, ये ग्राइंडिंग में यूज होता है। किस में यूज होता है, ग्राइंडिंग में यूज होता है, ठीक है। और जो आपका मोलर होता है ये भी क्या होता है, ये क्रशिंग कट कर लेना है, यहाँ पे कट करने में यूज, कटिंग में यूज करते हैं, कटिंग में यूज करते हैं, ठीक है। और लास्ट जो मोलर होता है ये भी किस में यूज होता है, ग्राइंडिंग में यूज होता है, किसी चीज को चबाने में किया जाता है, ठीक है ना। तो कटिंग में यूज किया जाएगा इंसीजर, कैनाइन किसी चीज को फाड़ने में, दूसरी चीज आपका प्रीमोलर ग्राइंडिंग में, मोलर भी किस में यूज किया जाएगा, ग्राइंडिंग में। तो ये 4 टीथ जो थे इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, इन सभी के ये क्या हो गए, फंक्शंस होंगे। किसी को कोई डाउट यहां तक, किसी को भी कोई डाउट हो तो बताओ, नहीं है ना। चलो आगे प्रोसीड करते हैं। ये तो हो गया इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर के केस में।
दोनों चीज समझ में आ गई, कितने नंबर ऑफ टीथ होंगे और क्या फंक्शन होगा, दोनों क्लियर हुआ ना, कोई डाउट नहीं है ना यहाँ तक। चलो ठीक है, फटाफट इसको नोट डाउन करो, स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, एमसीक्यूज भी पूछे जाते हैं, 2 मार्क्स में भी पूछा जाता है, 1 मार्क्स में पूछा जाता है। आपका क्या पूछा जाता है जितना बता रहे हो, तो डेंटल फार्मूला पूछा जाता है। और दोनों देखो, बेबी का केस तो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो 11th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट होते हैं उनको इंपॉर्टेंट था, पर जान लिया, कोई रैंडम पूछ लिया तो याद रखिएगा। वैसे हम ज्यादातर इसमें एनसीईआरटी बेसिस लेके जा रहे हैं, बहुत डिटेल नहीं जा रहा है, ठीक है, एकेडमिक बेसिस पे ही चल रहा है, लेकिन थोड़ा सा देख लिया उसमें। तो डेंटल फार्मूला सबसे इंपॉर्टेंट है, और ह्यूमन का जो मैच्योरिटी वाला वो तो जरूर याद रखिएगा। वास्तव में अभी पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर इसको प्रोसीड करते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, आगे प्रोसीड करते हैं। तो नेक्स्ट फटाफट हेडिंग लगाओ, डेंटल फार्मूला। क्या लिखोगे? डेंटल फार्मूला, डेंटल फार्मूला लिखा है ठीक है? यार एक काम किया करो, ठीक है, जब भी वीडियो देखा करो साथ में कॉपी पेन लेके बैठे करो, साथ साथ नोट डाउन करते रहो। इससे होता क्या ना, को जहां तक देखा होगा जितना समझाता होता तो खड़े को समझाता हूं, लिखते टाइम भी बोलते रहता हूं, जो बोलता हूं स्टेटमेंट लिखता भी हूं, तो वही स्टेटमेंट आप भी लिख लिया करो, वो जल्दी हो जाएगा थोड़ा, ठीक है। चलो कोई नहीं, आगे प्रोसीड करते हैं। वैसे कोशिश किया करो कि साथ साथ ही चलते रहो, इससे क्या होगा, चीजें साथ साथ समझ में। कुछ बच्चों को देखा है कि स्क्रीनशॉट ले लेंगे और रख लेंगे, ठीक है, लेकिन ये चीज नहीं बेटा, ये चीज फिर पोथा बनता चला जाता, ठीक है, फिर एक दिन डिलीट हो गया पास हो गए, और फिर दोबारा कौन जा रहा देखे, ये वाला हाल हो जाता। तो इसे कोशिश किया करो कि साथ साथ ही चलते रहो, ठीक है। चलिए कोई नहीं, आगे प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट हेडिंग डालिए फटाफट। अभी बोला हेडिंग क्या डालोगे? डेंटल फार्मूला। चलिए डेंटल फार्मूला डिस्कस कर रहे थे। चाइल्ड के केस में अगर डेंटल फार्मूला देखें कि चाइल्ड के केस में डेंटल फार्मूला क्या होता है, तो दैट इज 2120 अपॉन 2120, ठीक है ना। यहाँ पे जो 2 होता है, यहाँ पे जो 2 होता है, ये किसको डिनोट करता है? इसके इक्वल करके आप लिख लो चाहो तो। यहाँ पे 2 की जगह आई लिखा, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, अपॉन फिर क्या लिखा आपने? इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। मतलब कि ये डिनोट क्या कर रहा है कि ये 2 क्या है? इंसीजर है, 1 क्या है? कैनाइन है, 3 क्या है? प्रीमोलर है, और 0 क्या है? मोलर है। अब आप ध्यान से देखो इस चीज को कि यहाँ पे एक, अब जो चाइल्ड होगा, चाइल्ड में भी तो कितने चैम्बर्स होंगे? चाइल्ड के केस में भी टोटल कितने जॉ होंगे? 2 जॉ होगा, 2 जॉ होंगे, एक लोअर जॉ होगा और एक क्या होगा? अपर जॉ। और एक जॉ में टोटल कितने चैम्बर्स होंगे? 2 चैम्बर्स होंगे। तो टोटल चैम्बर 2 जॉ में टोटल चैम्बर कितना हुआ? टोटल चैम्बर कितना हुआ? टोटल चैम्बर अगर हम बात करें तो टोटल चैम्बर कितना हुआ? 4 चैम्बर। टोटल चैम्बर कितने हैं? 4 चैम्बर। टोटल कितने चैम्बर हो गए? 4 चैम्बर। तो इंसीजर में इंसीजर कितना है? 2। तो इसके केस में अगर आप लिखोगे तो इंसीजर के लिए क्या लिखोगे? इंसीजर के लिए 2 × 4 लिखोगे, तो टोटल कितना हो गया? 8 हो गया। कैनाइन के लिए अगर आप लिखोगे, कैनाइन के लिए तो 1 × 4 लिखोगे तो कितना हो गया? 4 हो गया। प्रीमोलर के लिए आप क्या लिखोगे? ये 1 × था, सॉरी आई लिख दिया हूं, 1 × प्रीमोलर कितना है? 2, तो 2 × 4 लिखोगे तो कितना लिखोगे? टोटल 8। और मोलर कितना है? 0, तो मोलर के लिए 0 × 4 लिखोगे तो क्या लिखोगे? 0। तो टोटल अगर ऐड करेंगे तो कितना होगा? 8 और 4 कितना हो गया? 12, और 12 और 8 कितना हो गया? 20। मतलब इसके केस में टोटल टीथ कितना होगा? 20 होगा। तो चाइल्ड में टोटल नंबर ऑफ टीथ कितने होते हैं? 20 होते हैं। और डेंटल फार्मूला इसका क्या है? 2120 अपॉन 2120। बात समझ में आई? इसको नोट डाउन कर ले या स्क्रीनशॉट ले लो। कहीं कहीं आप देखे होंगे कि मल्टीप्लाई बाय 2 लिखा होगा। बात समझ में आ रही है? मल्टीप्लाई बाय 2 कहने का मतलब ये एक चैम्बर की बात कर रहा है,
सॉरी एक चैम्बर कह रहा हूं, एक जॉ की बात कर रहा है, एक जॉ में 2 चैम्बर होंगे तो उसकी बात कर रहा है। अगर मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे मतलब कितने जॉ की बात कर रहा है, 2 अपर और लोअर जॉ की। बात समझ में आई? इसको नोट डाउन कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे प्रोसीड करते हैं। चलिए ये स्क्रीनशॉट ले लिया। नेक्स्ट हम देखते हैं एडल्ट के केस में डेंटल फॉर्मूला क्या होता है। तो नेक्स्ट डेंटल फॉर्मूला देखिए, इन केस ऑफ एडल्ट, एडल्ट के केस में डेंटल फॉर्मूला क्या होगा। तो एडल्ट के केस में डेंटल फॉर्मूला अगर लिखा जाए, एडल्ट, एल्डोसेंस के केस भी आते हैं लेकिन वो आपको उतना डिटेल पढ़ने की जरूरत नहीं है। 3 केस होता है, एक चाइल्ड, एक एल्डोसेंस और एक क्या कहते हैं एडल्ट। तो एल्डोसेंस आपके सिलेबस में भी नहीं है और आपके लाइफ में पढ़ने के लिए नहीं जरूरी है। एडल्ट देखिए, एडल्ट के लिए अगर डेंटल फॉर्मूला लिखे तो वही पहले लिखोगे, क्या सिंबल है, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर अपॉन इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। इसी के रिस्पेक्ट में इंसीजर अगर लिखेंगे तो इंसीजर फॉर्मूला इसका क्या होता है, 21 23 अपॉन 21 23 इनटू 2, ये 2 जा को डिनोट करता है। ठीक है, अब यहाँ पे ये 2 क्या है, ये 2 इंसीजर को डिनोट कर रहा है, 1 किसको डिनोट कर रहा है, कैनाइन को, 2 किसको डिनोट कर रहा है, प्रीमोलर को, और 3 किसको डिनोट कर रहा है, मोलर को। बात समझ आई? कोई दिक्कत यहाँ तक? निकाल लोगे इसका भी, ये निकल जाएगा? अरे कुछ नहीं भाई, अगर इंसीजर निकालोगे तो अभी एडल्ट के भी केस में कितने जॉ होंगे, 2 जॉज होंगे, 2 जॉ होगा, और 2 जॉ के केस में अगर लिखोगे तो कितने चैम्बर्स होंगे, 4 चैम्बर्स होंगे। कितने चैम्बर्स होंगे, 4 चैम्बर्स होंगे। ठीक है, तो इंसीजर के लिए अगर निकालोगे तो क्या, इंसीजर क्या कितना टीथ है, 2, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 4 इक्वल टू 8। इसी तरह कैनाइन के लिए निकालोगे तो 1 मल्टीप्लाई बाई 4 इक्वल टू 4। प्रीमोलर के लिए निकालोगे तो क्या है, 2 मल्टीप्लाई बाई 4 इक्वल टू 8। इसी तरह मोलर के लिए निकालोगे तो 3 इंटू 4 इक्वल टू 12। टोटल ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 32। तो इनके केस में, एडल्ट के केस में टोटल टीथ कितना होता है, 32 होता है। बात समझ में आई? इसको भी नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम क्या डिस्कस करेंगे, टंग को डिस्कस करेंगे। नोट डाउन करो इसको। चलिए नोट डाउन कर लिया आपने, स्क्रीनशॉट ले लिया, आगे प्रोसीड करते हैं। ये तो हो गया टीथ के केस में डेंटल फॉर्मूला। नेक्स्ट आते हैं टंग के केस में। तो नेक्स्ट हेडिंग डालिए फटाफट, टंग। नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए, दैट इज टंग। इनके केस में अगर देखा जाए, टंग के केस में देखा जाए तो सबसे पहली चीज कि ये क्या होता है, सबसे पहली चीज, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन कि इट इज द हार्डेस्ट, या आप सबसे पहले लिख सकते हो, हार्डेस्ट नहीं, इट इज अ मस्कुलर स्ट्रक्चर। ये क्या होता है, इट इज अ मस्कुलर स्ट्रक्चर। तो लिख लीजिए कि टंग क्या है, इट इज अ मस्कुलर स्ट्रक्चर। ये कैसा स्ट्रक्चर होता है, मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है। इट मींस इट कंसिस्ट ऑफ मसल। ये किससे बना होगा, मसल से मिलकर बना होगा। ठीक है, दूसरी चीज जो टंग होता है वो क्या होता है, फ्रीली मूवेबल होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट लिख लीजिएगा, इट इज फ्रीली मूवेबल। ये क्या होता है, फ्रीली मूवेबल होता है, मतलब इनके पास मूव करने की एबिलिटी होती है, बहुत आसानी से ये फ्रीली मूव कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज नेक्स्ट क्या होता है, ये जो मस्कुलर है इसी को हम क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्गेस्ट मसल ऑफ द बॉडी। ये स्ट्रॉन्गेस्ट मसल ऑफ बॉडी, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इस चीज को याद रखिएगा। तो लिख लीजिए, इट इज द strongest muscle of the body। ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मसल या मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है बॉडी का। बात समझ में आई? दूसरी चीज अगर हम बात करें टंग के केस में, कि जो टंग होता है ये क्या होता है, जो आपकी टंग फ्रीली मूव तो कर रही है, पीछे के साइड अटैच होती है,
तो आप क्या कह सकते हो, द टंग इज अटैच्ड बैक साइड विद द हेल्प ऑफ अ स्ट्रक्चर, स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज फ्रीनुलम। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, इट इज अटैच्ड with the help of a special structure called frenulum, उसे हम क्या कहते हैं, फ्रीनुलम कहते हैं। तो ये क्या होता है, अटैच होता है, किसके हेल्प से अटैच होता है, एक स्पेशल स्ट्रक्चर के हेल्प से अटैच होता है, जिसे हम क्या कह रहे होते हैं, फ्रीनुलम कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्रीनुलम। दूसरी चीज ये मान लीजिए क्या है, टंग है, सपोज ये टंग है, ये जो टंग होता है, ये टंग जो बैक साइड है, ये बैक साइड एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर के थ्रू, ये एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर के थ्रू अटैच होते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, फ्रीनुलम कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्रीनुलम कहते हैं। इसके साथ साथ ये स्ट्रक्चर कैसा है, इट इज अ मस्कुलर स्ट्रक्चर। कैसा स्ट्रक्चर होता है, यह एक मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है, और इस पे क्या होता है, स्मॉल स्पॉट्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, स्पॉट्स प्रेजेंट होते हैं, जो क्या प्रोवाइड करते हैं, टेस्ट प्रोवाइड करते हैं। क्या प्रोवाइड करते हैं, टेस्ट प्रोवाइड करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, टंग कहते हैं। क्या कहते हैं, टंग। तो ये क्या होंगे, स्पॉट लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, टेस्ट बर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं, टेस्ट बर्ड, जो क्या प्रोवाइड करता है, टेस्ट प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है, टेस्ट। तो एक पॉइंट और लिख लीजिए कि द टंग हैव या इट हैज टेस्ट या स्पॉट लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड टेस्ट बर्ड। इस पे क्या होता है, स्पॉट लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, टेस्ट बर्ड कहते हैं। बात समझ में आई, कोई डाउट यहां तक? ये तो किसके बारे में हो गया, टंग के बारे में, कुछ नहीं बताया। मस्कुलर स्ट्रक्चर है, मसल से बना होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट मसल होती है, फ्रीली मूवेबल होती है, बैक साइड में एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर से अटैच होती है, दैट इज कॉल्ड फ्रीनुलम। इसके सरफेस पे स्पॉट लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, दैट इज कॉल्ड टेस्ट बर्ड। बात समझ में? इसको नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे प्रोसीड करते हैं। ये आपका माउथ खत्म हो गया। माउथ के बाद फूड कहाँ मूव करता है? अभी माउथ में और भी चीजें हैं, जैसे कि माउथ में क्या होता है, सलाइवरी ग्लैंड होती है, ठीक है, जो क्या होता है, सलाइवा सिक्रीट करती है, ठीक है, उससे बोलस बनता है। ये सारी चीजें हम यहीं डिस्कस करेंगे। पहले चलिए